2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड खरीद सकता है तो लोग हंसने लगे, कहने लगे ये कोई न्यूज़ नहीं, ये तो मीम का आइडिया है। पर 2026 में वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड ग्लोबल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक सेंटर बन चुका है। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढका हुआ एक आइलैंड नहीं, ये पावर ज्योग्राफी का चेस बोर्ड है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ग्रीनलैंड होल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, रिसोर्सेज एंड फ्यूचर ट्रेड रूट्स। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिका ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, आर्टिक रूट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज का क्या रोल है, यूरोप एंड नाटो का क्या रिस्पॉन्स रहा, और सबसे इम्पॉर्टेंट आगे क्या हो सकता है। और इन सब को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। सो आइए ग्रीनलैंड के ज्योग्राफी एंड बैकग्राउंड को समझते हैं। ग्रीनलैंड एक सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी है जो डेनमार्क के अंडर आता है। पॉपुलेशन अराउंड 57,000 अप्रॉक्स। एरिया वेस्टर्न यूरोप से भी बड़ा। इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद काफ़ी टाइम तक जियोपॉलिटिकल रडार से बाहर रहा। ऐसे कैसे? रीज़न सिंपल था, लो डेंस पॉपुलेशन, नो मेजर इकोनॉमी एंड नो एक्टिव ट्रेड हब्स। लेकिन ग्रीनलैंड का असली पावर उसकी लोकेशन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टॉप पर आर्टिक सर्कल से पास, जहां नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड आर्टिक रूट्स स्ट्रैटेजिकली मिलते हैं। इसलिए जियोपॉलिटिक्स में ग्रीनलैंड कभी भी इररिलेवेंट नहीं था, बस वो इनएक्टिव था। ट्रंप ने उसे एक्टिव कर दिया। सो आइए अब बात करते हैं अमेरिकाज स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड कोई एक नया इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ ऑलरेडी यूएस मिलिट्री का प्रेजेंस है। बिद्दोफिक स्पेस बेस, जो कि पहले थुली एयर बेस के नाम से जाना जाता था, यह बेस मिसाइल वार्निंग सिस्टम के लिए क्रिटिकल है, स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिक सर्वेलेंस का की पॉइंट है। यूएस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये ग्रीनलैंड एक स्ट्रैटेजिक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर आर्टिक रीजन जियोपॉलिटिकली अनस्टेबल होता है तो अमेरिका ऑलरेडी पोजीशन्ड रहेगा। अब हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेयर अर्थ की। अब तक हमने ज्योग्राफी एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स का असली वैल्यू उसके सरफेस के नीचे होता है। और ग्रीनलैंड के पास वो सब कुछ है जो 21st सेंचुरी की इकनॉमी को लिटरली ड्राइव कर सकता है। सबसे पहला यूरेनियम, सेकंड निकल, थर्ड जिंक, फोर्थ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेयर अर्थ। हम सब जानते हैं रेयर अर्थ का यूज़ बैटरी से लेके फाइटर जेट प्लेन्स तक होता है, और मॉडर्न वर्ल्ड इसके बिना पॉसिबल नहीं है। और आज चाइना ग्लोबल रेयर अर्थ के सप्लाई को डोमिनेट करता है, और इसीलिए अमेरिका एंड यूरोप के लिए ये स्ट्रैटेजिकल वीकनेस है। और इसी कंटेक्स्ट में ग्रीनलैंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी का एक क्रिटिकल ऑप्शन बन जाता है। रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, बट सिर्फ रिसोर्सेज से कोई भी लोकेशन स्ट्रैटेजिक नहीं होता। स्ट्रैटेजिक बनता है जब वहाँ से रूट्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। सो इसी के साथ अब हम आते हैं आर्टिक रूट्स और ट्रेड की। क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस मेल्ट हो रहे हैं, और उसी के साथ ओपन हो रहे हैं न्यू सी रूट्स, नॉर्दर्न सी रूट्स एंड नॉर्थ वेस्ट पैसेज। यह रूट्स एशिया एंड यूरोप को डायरेक्ट कनेक्ट करता है, पनामा एंड स्वेज कैनल जैसे चोक पॉइंट्स के बिना। फॉर एग्जाम्पल, यूएस ईस्ट कोस्ट से एशिया तक का रूट नॉर्थ वेस्ट पैसेज से लगभग 4000 माइल्स छोटा हो जाता है। इसका मतलब कम फ्यूल, फास्ट डिलीवरी,
एंड न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इन सब का ज्योग्राफिक एंकर है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं 2019 के सिग्नल की। 2019 में ग्रीनलैंड बाय स्टेटमेंट सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, वो एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल था। जियोपॉलिटिक्स में कोई भी आइडिया जोक नहीं होता, वो फ्यूचर डिसीजंस को डायरेक्शन देता है। उस वक्त दुनिया ने इसे लाइटली लिया, लेकिन आइडियाज़ कभी मरते नहीं, वो बस टाइमिंग का वेट करते हैं। और वेनेजुएला के बाद लगता है अमेरिका के लिए वो सही टाइम आ गया है। सो रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या कह रहे हैं? 2026 के वेनेजुएला के बाद अमेरिका की नज़र वापस ग्रीनलैंड पर आ गई और ये इशू फिर से एक्टिव हो गया। वाइट हाउस ने क्लैरिफाई किया है कि उनका डायरेक्ट मिलिट्री इन्वेजन प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन है। बट नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है अगेंस्ट रशिया एंड चाइना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है कि यूएस का इंटेंट फोर्स्ड सीज नहीं है, बल्कि नेगोशिएट करना है। कंटेक्स्ट क्लियर है, रशिया एंड चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस आर्टिक रीजन में बढ़ाया है। इसके रिस्पॉन्स में डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड ने ये अफर्म किया है अपनी सोवरेनिटी को और फोर्स्ड सेल को क्लियरली रिजेक्ट किया है। सो यूरोप एंड नाटो का क्या रिस्पॉन्स रहा? यूरोप का रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। फ्रांस, यूके, जर्मनी एंड अदर नाटो मेंबर्स ने क्लियर मैसेज दिया कि ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू इट्स पीपल। वहीं डेनमार्क ने वार्निंग दी कि अगर कोहेसिव टैक्टिक्स यूज़ हुई तो नाटो के इंटरनल ट्रस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और यूरोप का ये भी कहना है कि आर्टिक सिक्योरिटी कोऑपरेटिव होनी चाहिए, यूनिलैटरल नहीं। सो अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की। ये इशू का इम्पैक्ट सिर्फ ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं, ये यूएस यूरोप के रिलेशन को टेस्ट कर रहा है। नाटो का इंटरनल बैलेंस प्रेशर में है और दूसरी ओर रशिया आर्टिक बेसिस को एक्सपैंड कर रहा है। चाइना आर्टिक सिल्क रूट एंड माइनिंग पे फोकस कर रहा है और इन सब के बीच ग्रीनलैंड अपने ऑटोनॉमी एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। ये कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं, ये जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है। सो आज के इस डिस्कशन के हिसाब से लगता है अमेरिका ग्रीनलैंड को मिलिट्री फोर्स से सीज नहीं करेगा, लेकिन सर्वेलेंस प्रेजेंस बढ़ेगी, डिफेंस कोऑपरेशन डिपेंड होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग पार्टनरशिप ग्रो करेगी और ग्रीनलैंड बैटलफील्ड नहीं बनेगा, बल्कि वो एक नेगोशिएटेड स्ट्रैटेजिक हब बनेगा। जैसे कोल्ड वॉर में पावर का मतलब टेरिटरी पर कब्जा था, वहीं 21st सेंचुरी में पावर का मतलब है रूट्स, रिसोर्सेज, नेटवर्क्स एंड इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना। और ग्रीनलैंड इस जियोपॉलिटिक्स का ब्लूप्रिंट बन चुका है। आप क्या सोचते हैं? आर्टिक फ्यूचर में कोऑपरेशन का जोन बनेगा या कंपटीशन का अरीना? अपने व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।